Hello students, I am Sonika Rumba and today I am here to teach you our history of class 4 and the subject is SST. So today we will do part 2. So previous class we did part 1 and today we will do part 2, and this part 2 is just a continuation of the previous class. So our contents in this topic are ancient period, medieval period and modern period. So previous class we did ancient period, and under the ancient period we did Indus Valley Civilization, Aryans, Mahajanapadas and Alexander the Great. So today in this class we will do Chandragupta Maurya, Ashoka the Great and the golden age of the Guptas, and after that we will move towards the medieval period. Okay. Before proceeding further, let's have a quick revision of the previous class. So last class we did our history that India has a glorious past, and our history is broadly divided into 3 periods, that's ancient period, medieval period and modern period. And when we talk about the ancient period, in the ancient period we came to know that the earliest traces of the human beings have been found in the at Bhimbetka in the cave painting, where it is shown that the man hunting the animals है ना, वहाँ पर पिक्चर्स थे केव पेंटिंग में भीमबेटका के, ये सब हमने देखा इन द एंशिएंट पीरियड में. और जब हम बात करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो हिस्टोरियंस ने हमें बताया कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो वन ऑफ द एडवांस सिविलाइजेशन है ना, और ये नियर द इंडस रिवर में, जो अभी इंडस कहाँ पर है, पाकिस्तान पे है ना. एंड द फर्स्ट सिटी वाज हड़प्पा एंड आफ्टर दैट मोहनजोदारो. और इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, है ना, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए. इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन आर सेम. So after that we did the Aryans, है ना, and Aryans were the one who migrated during the 1500 BCE from सेंट्रल एशिया. इसी तरह से वो इंडिया में आए थे और इंडिया में रहने लगे, है ना, और दे लिव्ड अलोंग दी गंगा एंड दी यमुना रिवर. And this Aryans mainly domesticated animals and they grew crops, है ना, and they all believed in open air ceremonies and sacrifices. तो ये सब हमने देखा आर्यंस में. और जो आर्यंस के पीरियड है उसे हम वैदिक एज भी बोलते हैं, बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या हुआ, जो ग्रेट बुक्स जैसे कि वेदास, उपनिषद एंड एपिक्स लाइक रामायण एंड महाभारत कंपोज किए थे. एंड ये जो आर्यंस है दे वर द वन हु फर्स्ट राइट संस्कृत, है ना, संस्कृत लिखे थे उन लोग ने. और दिस एज में वेदास कंपोज होने की वजह से और वेरी इंपॉर्टेंट बुक कंपोज होने की वजह से दिस एज को हम वैदिक एज भी बोलते हैं, है ना. आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट द महाजनपदास. सो ये महाजनपदास क्या है? ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड 16 महाजनपद यानी कि 16 ग्रेट किंगडम्स नॉर्थ इंडिया में एग्जिस्ट हुए थे, क्योंकि उस वक्त जब किंगडम्स एंड रिपब्लिक इमर्ज अलोंग द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स एंड सदर्न इंडिया, है ना, पर वे जो नॉर्थ इंडिया के जो 16 किंगडम्स है उसे हम कुल मिला के 16 महाजनपदास बोलते हैं, ठीक है. एंड दे वे द अंगा, मगध, वज्जी, मल्ला, काशी, कोसला, वत्सा, छेदी, कुरु, पंचाला, ये सब थे, है ना, 16. And among these 16 kingdoms, Magadha was one of the most powerful kingdom of the North India. कौन था? मगधा. और ये जो मगधा is one of the most powerful kingdom of the North India. कहाँ पर थे? Which was at the center of the Gangetic Plains. So after the Mahajanapadas we did Alexander the Great. तो जब हम अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में बात करते हैं तो इन द 4th सेंचुरी BCE जो ग्रीक्स एंड ईरानियंस थे उसके बीच में फाइट हुआ था. और ये जो ग्रीक्स थे अंडर द लीडरशिप ऑफ द अलेक्जेंडर दे डिफीटेड ईरानियंस, और ईरानियंस डिफीट करके धीरे धीरे इंडिया में आए थे और उन लोग ने काबुल वैली एंड हिली एरियाज ऑफ द नॉर्थ वेस्ट कंकर्ड किए थे, है ना, और इंडिया में आए थे. और उन लोग ने और अलेक्जेंडर ग्रेट ने क्या किया, उन्होंने पोरस को डिफीट किया. पर जब पोरस को डिफीट किया ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिज ब्रेवरी, अलेक्जेंडर द ग्रेट.
और इतने समय तक फाइट करते करते अलेक्जेंडर का जो आर्मी है वो सब थक गए थे और उन लोग को घर जाने की इच्छा बहुत लगने लगे थे। और इसीलिए जब अलेक्जेंडर अपने सोल्जर के साथ घर लौट रहे थे तो इन 323 BC बेबीलोन में एट द एज ऑफ 33 ही डाइड ओवर देयर, है ना। सो नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट द चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य became ruler in the Magadha in 322 BCE. Founded Mauryan Empire. His advisor Kautilya. So Chandragupta Maurya, he is Chandragupta Maurya and he is his advisor Kautilya. So he is Chandragupta Maurya and he is his advisor कौटिल्य। ठीक है, तो ये मगध के रूलर चंद्रगुप्त मौर्य कब बने थे? 322 BCE। और मगध के रूलर जब 322 BC में जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध के रूलर बने थे उस वक्त उन्होंने क्या किया? मौर्यन एम्पायर फाउंड किया। ठीक है, तो हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर? चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर with the help of his advisor that is कौटिल्य। यानी कि कौटिल्य जिसे हम डिफरेंट नाम से भी जानते हैं जैसे कि चाणक्य, विष्णुगुप्ता, है ना, उन्हों की मदद से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश किया। एंड इंडिया गेन पॉलिटिकल यूनिटी फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर हिज रूल। सो अंडर चंद्रगुप्त मौर्य इंडिया ने पहली बार क्या गेन किया? पॉलिटिकल यूनिटी अंडर चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, सो दिस इज चंद्रगुप्त मौर्य। सो चंद्रगुप्त मौर्य बिकेम रूलर इन मगध इन 322 BCE, है ना, और उन्होंने मौर्यन एम्पायर फॉर्म किया और उसका एडवाइजर कौन था? कौटिल्य। और कौटिल्य की मदद से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर फॉर्म किया। एंड अंडर चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में इंडिया में पहली बार एक पॉलिटिकल यूनिटी हुआ था अंडर चंद्रगुप्त मौर्य। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द अशोका द ग्रेट। तो ही इज अशोका, एज यू ऑल कैन से ही इज अशोका, है ना। तो अब हम अशोका द ग्रेट के बारे में पढ़ेंगे। अशोका कौन थे? चंद्रगुप्त's ग्रैंडसन। तो अशोका कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसके ग्रैंडसन थे। एंड ही बिकेम emperor in 273 BCE. So he became emperor 273 BCE। और जब वो एम्परर हुए है ना उस वक्त उसका जो अपना एरिया है ना जो एम्पायर वो बाउंड्री एक्सटेंड करते चले गए थे उन्होंने। और सिर्फ एक कलिंगा ही थे जहाँ पर किसी ने भी जीत हासिल नहीं किए थे। सो इट वॉज अशोका हु फॉट कलिंगा वॉर। तो अशोका ने कलिंगा वॉर फॉट किया। कब किया था? 261 BCE, है ना। बट क्या हुआ जब उन्होंने कलिंगा का युद्ध हुआ 261 BCE, बट ही वॉज वेरी अपसेट। ठीक है, अशोका बहुत दुख हुए थे जब उन्होंने कलिंगा वार किए थे, क्योंकि इधर भी ब्लड सेट उधर भी बहुत खून, इतना इधर उधर मरा हुआ इंसान, है ना। ये सब देखे उन्होंने उसके बाद कलिंगा वार के बाद उन्हें क्या डिसाइड किया? ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी वार। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया? अब कलिंगा वार तो हो गया, क्योंकि जब उन्होंने कलिंगा वार देखा इधर भी मरा हुआ इधर भी ब्लड सेट, वो रो रहे थे, है ना, कितना विडो हुए थे, कितना फैमिली चल बसे थे, इसलिए वो बहुत दुख हुए थे अशोका। और इसलिए आफ्टर कलिंगा वार ही डिसाइडेड दैट ही विल नॉट फाइट एनी वार आफ्टर दैट। और उसके बाद उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया? ही एक्सेप्टेड बुद्धिज्म। सो आफ्टर द कलिंगा वार ओनली अशोका ने बुद्धिज्म एक्सेप्ट
किया एंड जब उन्होंने बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया, ही हेल्प स्प्रेडिंग इन इंडिया एंड अदर एशियन कंट्री. सो ये जब बुद्धिज्म उन्होंने एक्सेप्ट किया तो इंडिया एंड अदर एशियन कंट्री में प्रचार करने चले गए. ठीक है. और उसके बाद अशोका ने क्या किया, अशोका ही मेड इंस्क्रिप्शन. अशोका ने इंस्क्रिप्शन भी बनाया है ना. कहाँ पर? ही मेड इंस्क्रिप्शन ऑन पिलर्स एंड रॉक्स. सो ही मेड इंस्क्रिप्शंस ऑन पिलर्स एंड रॉक्स. और ये जो इंस्क्रिप्शन है उन्होंने तो बना लिया. और इसमें क्या लिखा था? पिलर्स इंस्क्रिप्शन में उन्होंने मैसेज लिखा था. ठीक है. सो दैट ही कुड रीच द पीपल. उन्होंने मैसेज लिखा था कि हमें शांत होकर रहना चाहिए, है ना. फाइट नहीं करना चाहिए. वी शुड बी वेरी पीसफुल. क्योंकि बुद्धिज्म में यही होता है ना, हम एक दूसरे को चोट ना पहुँचाए. तो उन्होंने ये जो इंस्क्रिप्शन लिखा था पिलर्स एंड रॉक्स में, उसके द्वारा उन्होंने मैसेजेस देने लगे पीपल्स को. ठीक है. एंड ऑल्सो ही क्रिएटेड अ न्यू पोस्ट कॉल्ड दी महामंत्रा. और उसके बाद उन्होंने न्यू पोस्ट भी क्रिएट किया. नाम है महामात्रा. यानी कि महामात्रा का मीनिंग है मिनिस्टर ऑफ मोरालिटी. ठीक है. तो ही क्रिएटेड न्यू पोस्ट. अशोका क्रिएटेड न्यू पोस्ट नेम महामात्रा. और महामात्रा का मीनिंग क्या है? मिनिस्टर ऑफ मोरालिटी. उसके राज्य में उन्होंने क्या किया? महामात्रा मीनिंग ऑफ मोरालिटी का पोस्ट भी उन्होंने क्रिएट किया. और उसके बाद अशोका's 4 lion motif found on the top of one of his pillars is the national emblem of India. तो अशोका ने ये जो 4 सर वाला है ना, 4 सर होता है. यू कैन सी ओवर हियर लायन से आगे का ये 3 और उसके पीछे भी और एक है ना. और ये भी उन्होंने अपने पिलर्स, जो भी उन्होंने पिलर्स एंड रॉक्स पे अपना इंस्क्रिप्शन बनाए थे, है ना. ये जो एक पिलर्स में अशोका के ये जो 4 सर वाला ये जो लायन है वो भी आप लोग को मिलेगा. और ये जो 4 सर वाला ये जो लायन है वो अभी हमारा क्या है? इंडिया के नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया. क्या है? नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया. सो दिस वाज अंडर दी अशोका दी ग्रेट. और हम फिर से देखते हैं अशोका द ग्रेट है ना. अशोका कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन थे. ठीक है. अशोका चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन थे. एंड अशोका बिकेम एम्परर इन 273 BCE. तो अशोका कब एम्परर बने थे? 273 BCE में बने थे. और उसके बाद उन्होंने क्या किया? अपना जो राज्य है वो एक्सटेंड करते चले गए. और उन्होंने कलिंगा वार किया. कब किया था? 261 BCE में उन्होंने कलिंगा वार किया था. पर जब वो कलिंगा वार में जीत हासिल करके आए थे वो बहुत दुख हो गए थे, क्योंकि इधर भी ब्लडशेड उधर भी ब्लडशेड कितना मरा हुआ है ना. इसकी वजह से अशोका बहुत दुख हुए थे. और उसके बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया? अब वो फर्दर वार नहीं लड़ेंगे. ठीक है. वो शांति से रहेंगे, फर्दर वार नहीं करेंगे. और इसीलिए उसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया. और ये बुद्धिज्म एक्सेप्ट करके जो बुद्धिज्म है उन्होंने इंडिया एंड अदर एशियन कंट्री शुरू कर दिया. और उन्होंने जो अपना मैसेज है ना, मैसेज पीपल्स को यानी कि इंसानों को देने के लिए अपना जो मैसेज है, पीसफुल मैसेज है ना, उनके लिए उन्होंने क्या किया? इंस्क्रिप्शन किया. और जो इंस्क्रिप्शन है वो अशोका के पिलर्स एंड रॉक्स में मिला है. अशोका के इंस्क्रिप्शन कहाँ पे मिलता है? पिलर्स एंड रॉक्स. एंड इन हिज किंगडम ही ऑल्सो क्रिएटेड अ न्यू पोस्ट. सो उनके राज्य में अशोका ने अपना न्यू पोस्ट भी क्रिएट किया नेम्ड महामात्रा. और महामात्रा का मीनिंग क्या है? मिनिस्टर ऑफ द मोरालिटी, है ना. और उसके बाद अशोका's 4 lion motif found on the top of one of his pillars is the national emblem of India. तो उसके बाद ये 4 सर वाला लायन, as you all can see, this is a national emblem of India. And here from the front side you can only see 3 head, but at the back side there is also one more head.
सो ये जो लायन का ये जो मोटिव है जिसे अशोका ने बनाए थे अपने वन ऑफ द पिलर के टॉप में, है ना, ये अभी जाके हमारे इंडिया के नेशनल एम्ब्लेम हुआ है. सो दिस इज अंडर द अशोका द ग्रेट. What's the golden age of the Guptas? गोल्डन एज ऑफ द गुप्ता. सो गुप्ता एज के बारे में पढ़ेंगे और ये जो गुप्ता एज है इसे हम क्यों गोल्डन एज बोलते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, तो गुप्तास रूल्ड ओवर इंडिया इन. सो गुप्ता ने इंडिया में कब रूल किए थे? 4th and 5th सेंचुरी में गुप्तास ने इंडिया में रूल किए थे. एंड इंडिया बिकेम अ रिच कंट्री अंडर देयर रूल. और इंडिया बहुत रिच कंट्री हो गए थे अंडर दी गुप्तास. ठीक है, मोस्ट prosperous is. So under the Gupta age, India became very popular, है ना, और very popular rulers and India became a rich country. क्योंकि ये जो गुप्ता है दे वेरी पॉपुलर रूलर और उसके अंडर में इंडिया बहुत रिच कंट्री बनते चले गए, है ना, अंडर दी गुप्ता रूल. और ये जो एज है बहुत प्रॉस्परस एज भी थे क्योंकि दिस एज पर आर्ट, कल्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड ग्रामर डेवलप बाय लिप्स एंड बाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड. क्योंकि इसी एज में ही आर्ट्स, कल्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड ग्रामर जो है वो हुआ था अंडर दी गुप्ता एज. एंड बिकॉज ऑफ दिस एज इज द मोस्ट प्रॉस्परस एज. तो ये सब होने के बाद ये आर्ट, कल्चर, साइंस हो गया, है ना, और एंड अंडर द गुप्तास इंडिया बिकेम अ रिच कंट्री बिकॉज दे वर अ गुड रूलर गुप्तास. इसीलिए हम ये जो गुप्ता एज है उसे हम बोलते हैं क्लासिकल एज और द गोल्डन एज. क्या बोलते हैं? क्लासिकल एज, CLASSICAL, क्लासिकल AGE एंड GOLDEN, golden AGE, golden age. So this is the reason why we all call the Gupta age as the golden age. तो एक बार हम फिर से देखते हैं the golden age of the Guptas. So under this हम पढ़ेंगे गुप्ता एज को क्यों हम golden age बोलते हैं. So गुप्तास आफ्टर द मौर्यस, गुप्तास जो है वो आफ्टर द मौर्यस आए. आफ्टर द मौर्यन एम्पायर कौन था? गुप्तास. एंड गुप्तास रूल ओवर इंडिया इन द 4th and 5th सेंचुरी. इंडिया में 4th and 5th सेंचुरी में रूल किए थे. एंड इंडिया बिकेम अ रिच कंट्री अंडर देयर रूल. क्योंकि गुप्तास बहुत अच्छे रूलर्स थे, है ना, एंड दे वर वेरी पॉपुलर रूलर्स. सो अंडर द गुप्ता एज इंडिया बिकेम वेरी रिच एंड अंडर देयर रूल. और जिस एज में क्या हुआ था अंडर द गुप्ता एज? आर्ट, कल्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर जो है वो डेवलप हुआ था, है ना. और इसीलिए दिस एज को प्रॉस्परस एज भी बोलते हैं, है ना. प्रॉस्परस एज है इसीलिए हम दिस गुप्तास एज को प्रॉस्परस एज मानते हैं. और इसी की वजह से हम गुप्तास एज को क्लासिकल एज और गोल्डन एज भी बोलते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल द गोल्डन एज ऑफ द गुप्तास. Now we all are done with the ancient period. Now we will move towards the medieval period. Medieval period. So ये medieval period कब हुआ था? ठीक है, एंशिएंट पीरियड हुआ हमारा बिफोर 600 CE, है ना. तो medieval period हमारा कब से होगा? 700 CE से 1750 सेंचुरी तक होगा. ठीक है, तो मिडिवल पीरियड कहाँ से कहाँ तक होगा? 700 CE to 750 CE. So towards the closes of the 10th century, rulers of Arabia and Persia became powerful. So towards the close of the 10th century, है ना, जब 10th century close में जो रूलर्स है अरबिया एंड पर्सिया के, दे बिकेम वेरी पावरफुल, वो बहुत पावरफुल हो गए थे. ठीक है, रूलर्स ऑफ द अरबिया एंड पर्सिया. एंड दे ऑल्सो अटैक्ड इंडिया एट दैट टाइम. और इस वक्त उन्होंने इंडिया को भी अटैक किया बिकॉज एट दैट टाइम इंडिया वॉज वेरी रिच कंट्री. क्योंकि उस वक्त इंडिया बहुत रिच कंट्री थे, है ना. इसीलिए ये जो अरबिया एंड पर्सिया है उन लोग ने इंडिया को अटैक किया. ठीक है, और इसी वक्त ही
मोहम्मद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद ऑफ घोरी जो है, मोहम्मद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद घोरी है, दे केम कंट्री, दे केम आवर कंट्री इंडिया, है ना। मोहम्मद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद घोरी इंडिया में आए थे और उन्होंने इंडिया के बहुत ज़्यादा वेल्थ ले गए थे। किसने? मोहम्मद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद घोरी, ठीक है। सो अंडर द मिडिवल पीरियड पहले हुआ दिल्ली सल्तनत। तो पहले क्या हुआ था? दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुआ था। और ये जो दिल्ली सल्तनत है, स्लेव डायनेस्टी वाज द फर्स्ट टर्किश डायनेस्टी। तो दिल्ली सल्तनत में फर्स्ट डायनेस्टी कौन सा था? स्लेव डायनेस्टी वाज द फर्स्ट टर्किश डायनेस्टी इन इंडिया फ्रॉम 1206 टू 1290 सेंचुरी। तो स्लेव डायनेस्टी हुआ था पहले, है ना, एंड स्लेव डायनेस्टी वाज द फर्स्ट टर्किश डायनेस्टी इन इंडिया। और इस जो स्लेव डायनेस्टी है 1206 से लेके 1290 सेंचुरी तक ही हुआ था। सो हु वाज द फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत तो हो गया, पर इसका फाउंडर कौन था? कुतुब उद्दीन ऐबक फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत। सो किसने फाउंड किया था? कुतुब उद्दीन ऐबक, QUTUB, कुतुब, UD उद, DIN दिन, AIBAK ऐबक। सो कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत, है ना, and he became the first he became ruler of the North India. So Qutbuddin Aibak became the ruler of the North, followed by the Iltutmish, Razia Sultan and Balban. So after Qutbuddin Aibak, किसने उसको follow किया? Who was his followers? Iltutmish, Razia Sultan and Balban, ठीक है। And the first two rulers made the famous Qutbuddin Aibak. और ये दिल्ली सल्तनत हो गया, पर इसमें ये जो कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार देखें यहाँ पर, एज ऑल कैन सी द इमेज ऑफ द कुतुब मीनार। और जो कुतुब मीनार किसने फाउंड किया था? ठीक है, वो फाउंडेड दिस कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश मेड कुतुब मीनार। सो कुतुब मीनार किसने बनाया था? अभी कुतुबुद्दीन ऐबक एंड Iltutmish, which is located in Mehrauli near New Delhi. So अब ये कहाँ पर located है? Mehrauli, New Delhi. So who founded Qutub Minar? Qutbuddin Aibak and Iltutmish founded Qutub Minar. So ये हो गया। सो ये जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत भी धीरे धीरे डिक्लाइन होते चला गया, है ना। सो व्हेन द दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन, नॉर्थ इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल किंगडम्स। सो आफ्टर द कुतुबुद्दीन ऐबक किसने फॉलो किया था? इल्तुतमिश, राजिया सुल्तान, बालबन, है ना। और उसके बाद जब धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन होते चले गए थे, तो उस वक्त क्या हुआ? ये जो नॉर्थ इंडिया है ना, ये जो नॉर्थ इंडिया के जो किंगडम्स है, छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड होते चले गए थे। एंड उस वक्त मुगल आए थे। कौन आए थे? मुगल्स इन्वेडेड इंडिया आए थे, ठीक है। सो आफ्टर सुल्तान्स, मुगल्स केम इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ जाहिर उद्दीन बाबर। सो आफ्टर द सुल्तान्स हु केम इन इंडिया, मुगल्स आए थे। किसके लीडरशिप में आए थे? जाहिर उद्दीन बाबर, जिसे हम सिंपल बाबर भी बोलते हैं, जाहिरुद्दीन नहीं बोलते, क्योंकि जाहिरुद्दीन इतना लंबा नेम है ना, इसलिए हम इसे सिंपल बाबर भी बोलते हैं, ठीक है। सो मुगल्स आए थे आफ्टर सुल्तान्स अंडर जाहिरुद्दीन बालबन। एंड जब वो मुगल्स जाहिरुद्दीन बाबर इंडिया में आए थे, उस वक्त क्या हुआ था? 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस। सो 1526 में क्या हुआ था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी, ठीक है। सो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ था? बाबर एंड इब्राहिम लोधी, between Babur and लोधी के बीच में क्या हुआ था? 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिसमें बाबर गेन विक्ट्री, है ना, एंड इब्राहिम लोधी वाज डिफीटेड। और
इसकी वजह से द मुगल रूल ओवर अ वास्ट रीजन फ्रॉम काबुल टू असम एंड फ्रॉम कश्मीर टू तांजोर। इसके बाद क्या हुआ, मुगल्स रूल इंडिया इन अ वास्ट रीजन फ्रॉम काबुल टू असम, कश्मीर टू तांजोर। कश्मीर तांजोर कहाँ पर है, तमिलनाडु पर है। ठीक है, सो आफ्टर दिस व्हेन आफ्टर द बाबर, सो नाउ द मुगल एम्पायर स्टार्टेड इन इंडिया। सो हु वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर, बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है ना, जिसे हम सिंपल बाबर भी बोलते हैं। सो वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर, बाबर वाज द फाउंडर। और ये जो मुगल्स है वो किसके डिसेंडेंट थे, इन लोगों के एंसेस्टर कौन थे, तो जब डिसेंडेंट ऑफ द टिमूर एंड चेंजिस खान, तो ये जो मुगल्स है वो किसके डिसेंडेंट थे, टिमूर एंड चेंजिस खान के डिसेंडेंट थे। तो ये जो टिमूर है वो पैटर्नल साइड है, यानी कि फादर के साइड में थे, और चेंजिस खान जो है वो मैटरनल साइड यानी कि मदर। ठीक है, टिमूर किसके साइड से थे, पैटर्नल है ना, और चेंजिस खान किसके, मैटरनल साइड। ठीक है, सो दे वेर द मुगल्स वे द डिसेंडेंट ऑफ द टिमूर फ्रॉम द पैटर्नल साइड एंड चेंजिस खान फ्रॉम द मैटरनल साइड। सो ही एस्टैब्लिश्ड द लार्जेस्ट सेंट्रलाइज्ड मुगल एम्पायर है ना। बाबर ने लास्ट मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश किया। सो आफ्टर द डेथ ऑफ द बाबर इन 1530 हुमायूं ascended the throne. So 1530 में हुमायूं ascended the throne and Battle of Chausa took place between हुमायूं and शेरशाह. So हुमायूं and शेरशाह के बीच में बैटल ऑफ चौसा भी हुए थे। ठीक है, एंड दिस वाज हिज फर्स्ट कैंपेन। और बैटल ऑफ चौसा किसके बीच में हुए थे, हुमायूं एंड शेरशाह सूरी। पर इसमें क्या हुआ, हुमायूं was defeated, हुमायूं हार गए थे है ना, एंड शेरशाह सूरी गेन विक्ट्री। एंड इसके बाद बैटल ऑफ कनौज भी हुआ था है ना, बैटल ऑफ कनौज इन 1540 में बैटल ऑफ कनौज भी हुआ था, एंड इन द बैटल ऑफ कनौज ऑल्सो हुमायूं वाज अगेन डिफीटेड। ठीक है, बैटल ऑफ कनौज में क्या हुआ था, हुमायूं वाज अगेन डिफीटेड एंड ही escape from the battlefield. So वहां से भाग गए थे हुमायूं है ना, and he wandered for about 15 years. So battlefield after the battle of Kannauj again हुमायूं was defeated. So वो 15 years तक इधर उधर थे, इंडिया में नहीं थे। ठीक है, he was not there, he wandered around 15 years. और after that in 1555 century 1555 सेंचुरी में जब शेरशाह सूरी वॉज डेथ है ना, जब शेरशाह सूरी का देहांत हुए थे 1555 में, उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त ही हुमायूं फिर से रिगेन द थ्रोन ऑफ द मुगल एम्पायर। सो दिस वाज हुमायूं एंड बाबर है ना। सो किसने फॉर्म किया था, बाबर, और उसके बाद हुमायूं, एंड बाबर वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर। और ये जो मुगल्स कौन है, descendant of the Timur from paternal side and Genghis Khan from maternal side. And in 1530 Humayun ascended the throne, क्योंकि हुमायूं was the son of the Babur। और जब इंडिया में आए थे है ना, he also did battle of Chausa took place between the Humayun and Shershah Suri है ना, और जहाँ पर हुमायूं was defeated, and again in the battle of Kannauj took place 1540, and again Humayun was defeated and he wandered for about 15 years. And after that in 1555 when Shershah Suri died, Humayun again regained the throne of the Mughal Empire. So this is the formation of the Mughal Empire. So next class after this who came, Akbar the Great है ना। So next class हम अकबर the Great के बारे में देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।